रीजनल मैनेजर का। एक रीजनल मैनेजर मैनेजमेंट का आदमी होता है, कैसे नहीं है प्रूफ? इनका तो मैंने क्या प्रिंट आउट दिया होता है, इनके मेरे पास पूरा डाटा है सर। वो अलग बात है कि रसीद नहीं दिए। नहीं, अवधेश सिंह लिख रहे हैं कि 12 लाख कार्यकर्ता मर रहा है लेकिन उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं है, सहारा नहीं या ना ही सरकार। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये समझ रहा हूं कि लाखों जो कार्यकर्ता हैं, लाखों जो एजेंट बंधु हैं, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बेहद परेशान है। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। और सर मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं कि सर आपने भी कहा था कि ऐसा कोई भी ऑफिस हो जो पैसे आज भी वसूली कर रहा है। मैं यहाँ के रीजनल मैनेजर, कोई यहाँ का ब्रांच मैनेजर बाबू नहीं ले रहा, चपरासी नहीं ले रहा। 1,000 रुपए सहारा के ऑफिस में किराया न देने की वजह से ऑफिस बंद हो गया, लेकिन जो सहारा लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस है उसमें बैठ के 1,000 रुपए डिफेंसी के नाम पर रोज वसूल रहा। इसके खिलाफ मैंने तो मुकदमा पंजीकृत किया है इसी थाने में, लेकिन थाना इंचार्ज सुनने को तैयार नहीं, कप्तान सुनने को तैयार नहीं है, आईजी सुनने को नहीं तैयार है। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए? जब मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी इनको सूचना दे रहे हैं, आईओ सुनने को तैयार नहीं। तो बताओ कि किस तरीके से इनके भ्रष्टाचार को, इनके जो ठगी कर रहे हैं, कैसे रोका जाए? आपने भी सर कहा था कि ऐसे कोई जगह है हमें सूचना दीजिए, हम ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पुलिस में बात करेंगे। लेकिन हर किसी का प्रयास सर असफल हो जा रहा है। किस तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं कि धन से मैनेज कर रहे हैं कि इनकी दादागिरी इतनी बड़ी हो गई है कि इनकी दादागिरी से शासन प्रशासन डर गया है कि इनके खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। क्या कारण है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि सहारा के खिलाफ कोई भी प्रशासन आगे आने को तैयार ही नहीं है। वो तो हमारे पूर्व जो जिलाधिकारी थी सोनिका मैम, उनके आदेश से एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, इन्होंने तो मुकदमा तक पंजीकृत नहीं किया पुलिस ने। ये तो जिलाधिकारी के आदेश से सर मुकदमा पंजीकृत हुआ है, देहरादून में जो मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो ऐसे आरएम के खिलाफ कौन सी कार्रवाई किया जाए कि जो आज तक लोगों का धन डूबा है, लेकिन धन निकालने के नाम पे जो हजार रुपए दे रहा, इसको कैसे रोका जाए? या इन मुकदमों के जो एफआईआर हो रखे इस पे चार्जशीट कैसे लगे, कहाँ जाएं? अब वही बातें हो रही है कि नागेश्वर कुशवाहा जी से बात हुई, उनको मैंने सब कुछ भेजा है अभी, और उन्होंने मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने एनजीओ के तहत हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया और मुझे उत्तराखंड का प्रभारी बनाया। उसी पे आज हम मीटिंग के लिए ऑफिस में बैठे भी थे कि कुछ लोग आए और मैं उनको कुछ लोगों को और एनजीओ के साथ जोड़ करके और कुछ लेटर पैड वगैरह प्रिंट करके और मैं उनसे कहूं कि सर इसको भी ये सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए चारों मुकदमों को, क्योंकि पुलिस कहीं से कोई कार्रवाई करने के तैयार नहीं है सहारा पे। मैं तो आपको सर मुकदमा संख्या बता दे रहा हूं कि 0394/22 19 अक्टूबर 2022 को मुकदमा पंजीकृत हुआ, थाना नेहरू कॉलोनी में दर्ज हुआ। कोई कह दे कि और थाना नेहरू कॉलोनी के अंतर्गत आता है रीजन कार्यालय, जहां पे सहारा लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में बैठ करके ये वसूली का काम कर रहा, ठगी कर रहा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अबू जाफर आवाज आ रही है आपको? अबू जाफर जी सर, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दरभंगा से बोल रहे हैं सर। दरभंगा से? किस चीज की दुकान है आपकी? दुकान पे बैठे हैं आप? जी जी, दुकान पर बैठे हैं, काम हम लोगों का बंद है तो फिलहाल दुकान कर रहे हैं सर। ये बैग का दुकान है और कुछ जनरल आइटम रखते हैं इसमें। किस चीज का दुकान है? बैग का दुकान है। अच्छा, बैग का दुकान है। अच्छा, जनरल आइटम्स भी रखते हैं। अच्छा, जी जी जी, आपका कितना पैसा इन्वेस्ट? से बिलोंग कर, इसी वजह से सब कुछ रखना पड़ता है। आपका कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट है? सर हम ऑलरेडी वर्कर भी है और जो भी वर्कर है वो इन्वेस्टर भी है। मेरा करीब 12 से 14 लाख रुपया इन्वेस्ट है सर। आपका पर्सनल? जी जी, मेरा पर्सनल।
और हमारे द्वारा जमा किया हुआ करीब करीब 5 करोड़ के आसपास होगा। 5 करोड़। जी, जो पार्टी का हमारे थ्रू किया गया। तो जो निवेशक हैं, आपने जिनका पैसा निवेश कराया है, वो किस प्रकार के लोग हैं? क्या बिजनेस करते हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं, जी जी, डेली कमाई? इसमें जो है सर, इसमें कुछ लोग जॉब होल्डर भी हैं, कुछ लोग जो है तो बहुत छोटे दुकानदार हैं, कुछ मीडियम, मतलब गांव ग्राम में हर तरह के मतलब दुकानदार होते हैं, सब लोग इनमें जुड़े हुए हैं, सब लोगों का पैसा है। सब लोगों का पैसा है। तो आपके इलाके में कुछ पैसे लौट के आ रहे हैं? 10,000, पहले तो वो 50,000? 10, हाँ जी जी जी, पहले वो 10,000 वाला कुछ लोगों को आया था। अभी 1 से 1.5 महीना के अंदर में कुछ लोगों को 50,000 का अमाउंट जो मिला हुआ है, वो कुछ कुछ लोगों को मिल रहा है। कुछ लोगों को मिल रहा है 50,000 का अमाउंट। अच्छा। जी जी। तो आपके जो निवेशक हैं, जो 5 करोड़ आपने निवेश करवाया है, उनमें से किसी को आया पैसा? मेरे पर्सनल निवेशक में 2 आदमी का आया है। एक आदमी का 32,200 रुपया और एक आदमी का 9416 रुपया, बस, जो उनका मूलधन था। अच्छा, जो मूलधन था, ये उन्होंने 32,000 रुपए कब जमा किए थे और कितने दिन के बाद ये आ गया? ये 2018 में उनका जमा हुआ था और अभी पिछले महीने आया, नवंबर में, 16-17 तारीख को। अच्छा, तो जो पैसे 2010 में, 8 में, 12 में जमा हुए थे, वो सारे पैसे लोगों के आ गए? अगर 2016 तक सर, तो 2016 तक जिस ब्रांच से हम लोग जुड़े हुए थे सर, एफसी ब्रांच है, तो वहाँ क्योंकि फील्ड से काम होता था तो ब्रांच के थ्रू ही लेन देन होता था, तो उस वक्त तक करीब करीब ठीक था। और दरभंगा जिला में हम लोग का मिथिलांचल रीजन में ब्रांच पड़ता था, तो यहाँ का मेरे ब्रांच का कलेक्शन ठीक था, तो कलेक्शन ठीक था तो पेमेंट में दिक्कत नहीं हो रही थी। बाद में वो लॉकडाउन के टाइम से ज़्यादा परेशानी थी। अच्छा, कलेक्शन ठीक था तो दिक्कत नहीं हो रही थी। मान लीजिए, हम ये समझना जी जी चाहते जी, हैं हाँ। कि मान लीजिए कि 100 लोगों का आपको पैसे की देनदारी है, फिर नए 100 लोग आ जाते हैं, तो वो नए 100 लोग का पैसा पुराने 100 लोग को दे देते हैं। फिर जो पुराने 100 लोग आए, फिर एक नए 100 लोग को पकड़ते हैं, फिर नए 100 लोग का फिर उस पुराने 100 लोग को दे देते हैं, और फिर 100 लोग का पैसा फिर अगले 100 लोग को दे देते हैं। तो ये साइकिल तो चलिए समझ में आती है, लेकिन जो पहला जी जी। पैसा जो कंपनी के पास गई, वो पैसा कैसे लौटता है? उस पैसे के लौटने की कोई संभावना नहीं है क्या, या ये रोटेट हो रहा है? मान लीजिए कि आपने 100 लोगों का निवेश करवाया और 100 लोगों की मैच्योरिटी 2 साल के बाद पूरी हो रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि भाई 100 लोगों की मैच्योरिटी जो है वो 2,000 रुपया है। अब ये 2,000 रुपया कंपनी नहीं दे रही है, आप ही को कहा जा रहा है कि 2,000 रुपया कोई नया क्लाइंट से लेके आओ, और वो पैसा कंपनी में नहीं जमा होगी, वो पैसा हम आपके पुराने क्लाइंट को दे देंगे, और फिर जो नया क्लाइंट है उसके लिए 2 साल का हमको कुशन मिल जाएगा, है ना? जी जी बीच बीच में फिर दूसरा जी। नया क्लाइंट पकड़ लेते हैं, और फिर नया क्लाइंट का पैसा फिर इस क्लाइंट को दे देते हैं। तो ये रोटेशन चलता रहा। ये फाइनेंस में हम समझते हैं कि ये रोटेशन चलते रहता है, लेकिन इस रोटेशन में उनको पता था, ताराश्री को, कि इसमें एक समय ऐसा आएगा जब ये हम विशियस सर्किल में पड़ जाएंगे। जो हम पैसा कंपनी में ले रहे हैं, अगर हम उसका रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो हमको दिक्कत होगी, और इसीलिए वो अपने कंपनी को डाइवर्सिफाई कर रहे थे। बार बार अपने इंटरव्यू में वो कहते भी थे कि हम चाहते हैं कि अपने लड़कों को परमानेंट सॉल्यूशन दे दें, उसको कहीं ना कहीं इंगेज कर दें। तो आपको इस बात का एहसास था कि आप लोग भी यही काम कर रहे थे? एक का लाया दूसरे को दिया, दूसरे का लाया तीसरे को दिया, तीसरे से लाया चौथे को दिया? देखिए सर, हम बहुत पहले से जुड़े हुए नहीं है, हम आपको 2009 से जुड़े ही थे, ज़्यादा पुराने वर्कर हम नहीं है, लेकिन जब से हम काम कर रहे हैं तो हमारे ब्रांच का रोटेशन अच्छा था, तो हम लोग को असर नहीं पड़ता था, क्योंकि 70-80 लाख का पेमेंट होता था तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ कलेक्शन आ ही जाता था, तो हम लोग को एहसास होता नहीं था। 14-15 के बाद थोड़ा थोड़ा क्राइसिस होना शुरू हुआ, तो हमारे मैनेजर साहब ठीक थे, वो कभी कभी
अमाउंट मंगवा भी लेते थे आगे से, मैनेज करके चलते थे, दिक्कत नहीं होता था हमारे ब्रांच में स्पेशली। लेकिन बाद में लॉकडाउन के बाद जब एकाएक पेमेंट का प्रेशर बढ़ गया था, क्योंकि ब्रांच को भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, कुछ दिन पहले ही खुला था, तो शुरू में तो ब्रांच जब खुलता है तो लोड रहता नहीं है। 5 साल 6 साल के बाद जब पेमेंट होना शुरू होता है तो परेशानी होती है। उसके बाद जब लोड शुरू हुआ तो पेमेंट में दिक्कत शुरू हो गया, और खास करके लॉकडाउन के बाद ये परेशानी बढ़ गई। नहीं, आप हमें ये बताइए कि